हेलो दोस्तों आजकल हम लोग एक नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। तो क्या है ये ब्लैक फंगस, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है। सामान्य भाषा में बोला जाए तो फंगस माने फफूंद, जिसे हम पुराने या बासी खाने के ऊपर देखते हैं। इस फंगस के कण हमारे वातावरण में हर जगह पाए जाते हैं, हमारे घरों में, गार्डन में, खाद में, मिट्टी में, यहाँ तक कि हमारी त्वचा के ऊपर भी इस फंगस के कण पाए जाते हैं। दोस्तों सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति को इस फंगस से कोई भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति ही इसे अपने आप खत्म कर देती है। दोस्तों ये बीमारी सामान्य तौर पर ऐसे पेशेंट्स में पाई जाती है जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत कम हो चुकी होती है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स या फिर कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स, या फिर जिन्हें ऐसी कोई बीमारी जैसे HIV की बीमारी हो या कोई इम्यूनोमोडुलेटरी थेरेपी के ऊपर लंबे समय से हो। उन लोगों में यह बीमारी सामान्य तौर पर पाई जाती थी। लेकिन आज की इस विषम स्थिति में, जहां हम लोग कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स को लंबे समय के लिए हॉस्पिटल्स में रुकना पड़ रहा है, और यही सबसे मुख्य कारण है इस बीमारी के होने का। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि इस बीमारी का सबसे ज़्यादा खतरा किन लोगों को है। दोस्तों ऐसे कोरोना के मरीज़ जो पूर्व में किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, स्पेशली डायबिटीज़, ऐसे मरीज़ जिन्हें अस्पतालों में स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, व जो ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर हैं, स्पेशली हाई फ्लो ऑक्सीजन, ऐसे मरीजों को भी म्यूकोरमाइकोसिस बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। ऐसे पेशेंट्स दोस्तों जो होम क्वारंटीन हैं लेकिन जिन्हें ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, जिन लोगों को अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए जा रहे हैं या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए जा रहे हैं, जिनके अंदर ह्यूमिडिफायर्स का उपयोग किया जा रहा है। ह्यूमिडिफायर मतलब ऑक्सीजन में नमी बरकरार रखने के लिए लगाई जाने वाली चीज़, जिसके अंदर लोग सामान्यतः टैप वाटर या नॉर्मल पानी भर देते हैं। ह्यूमिडिफायर्स में हमेशा डिस्टिल वाटर ही डालना है। सामान्य पानी यूज़ किया गया तो फिर ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। दोस्तों जो लोग लंबे समय तक हॉस्पिटल्स के ICU में एडमिट रहते हैं, उन लोगों को ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ऐसे मरीज़ जिन लोगों को पहले की बीमारियों की वजह से, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हों, या फिर जिन्हें कैंसर कीमोथेरेपी दी गई हो, या फिर जिन्हें इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग्स दिए गए हों, उन लोगों को भी ब्लैक फंगस होने का खतरा हो सकता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इसे कैसे पहचानें। तो जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हॉस्पिटल के स्टाफ को नियमित रूप से चेक करना होगा कि जो पेशेंट्स ऑक्सीजन पर हैं उनके नॉस्ट्रिल्स में, मतलब नाक के छिद्रों में कहीं ब्लैक पिगमेंटेशन तो नहीं दिख रहा, या फिर कोई ब्लैक फ्लूइड डिस्चार्ज, मतलब कोई काले कलर का तरल पदार्थ तो नाक से नहीं निकल रहा है, या कहीं नाक से खून तो नहीं निकल रहा है। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेक करनी पड़ेंगी। हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट्स हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, उन लोगों का रैंडम ब्लड शुगर लेवल हर 8-8 घंटे में चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग डिस्चार्ज होकर के घर आ चुके हैं, उनमें भी हमें ये लक्षण देखने होंगे। इसके अन्य लक्षण हैं आंखों में लालपन, या फिर आंखों के पास के गाल वाली जगह पर लालपन, या फिर नाक की हड्डी पर, इसे हमारा नेजल ब्रिज बोलते हैं, नेजल ब्रिज के ऊपर कालापन या काला पिगमेंटेशन होना, साइनोसाइटिस होना या फिर साइनस में इन्फेक्शन होना, अचानक से तेज सर दर्द होना, सर में भारीपन लगना, काला तरल पदार्थ नाक से निकलना या फिर नाक से खून निकलना, चेहरे के एक तरफ दर्द होना, आँखों से धुंधला दिखना या डबल दिखना, या आँखों की रोशनी अचानक से कम हो जाना, त्वचा पर घाव हो जाना, अचानक से दांतों का हिलना या फिर जबड़े का हिलना, तालू में सूजन आ जाना, जबड़ों का सुन्न हो जाना, या कहीं आपको दांतों में कोई तकलीफ ना होते हुए भी अगर जबड़ों में दर्द हो रहा हो तो ये भी एक लक्षण ब्लैक फंगस का माना जाता है। इसके अलावा सीने में दर्द होना, बुखार आना और सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं या मुख्य लक्षण होते हैं। इनमें से अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होकर आया है, मतलब कि वो कोरोना से जीत कर या ठीक होकर के आया है, और इनमें से कोई भी लक्षण अगर उन्हें दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ समय ना गंवाते हुए तुरंत किसी भी नाक कान गले के विशेषज्ञ के पास, या फिर आंखों के डॉक्टर के पास, या फिर डेंटिस्ट के पास जाकर के जल्दी से जल्दी दिखाएं। क्योंकि दोस्तों इस बीमारी से जीतने का एक ही तरीका है कि जितना जल्दी आप इसे पकड़ेंगे उतना जल्दी आपका पेशेंट ठीक होगा। याद रखिए, इस बीमारी का सफल इलाज इसी बात पर निर्भर है कि यह बीमारी कितनी जल्दी पकड़ में आती है। इसलिए लक्षण दिखने पर समय व्यर्थ ना करें। अब हम आते हैं बचाव पर।
कैसे बचा जाए इस बीमारी से, स्पेशली उन लोगों में जो कोविड से डिस्चार्ज होकर के घर आ चुके हैं। दोस्तों, आप कभी भी किसी भी धूल वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको धूल वाली जगह पर जाना ही पड़े तो प्लीज़ एक साफ मास्क ज़रूर पहनें। ये धूल के कण ही होते हैं जिसके अंदर ये फंगस मिलता है और ये आपके श्वसन तंत्र में जाता है। डायबिटीज़ के मरीज़ अपना शुगर लेवल नियमित तौर पर जांचें। कोरोना के इलाज में दी जाने वाली स्टेरॉइड की दवाएं जैसे मिथाइलप्रेडनिसोलोन हो गया या टोसिलिजुमैब हो गया, इन दवाइयों को डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही लेना ज़रूरी है और इन्हें बंद करने से पहले प्रॉपर तरीके से टेपर करके बंद करना है। इसके अलावा गंदा या संक्रमित मास्क ना पहने। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि कोविड ठीक हो जाने के बाद अपना टूथब्रश बदल लें और पुराने संक्रमित टूथब्रश को सही से डिस्पोज करें। कोरोना से ठीक हुए मरीज धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। याद रखिए दोस्तों, ये ब्लैक फंगस के कण धूल और दूषित पानी में ही मौजूद होते हैं, इसीलिए कभी भी आप बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहन के जाएं। बगीचे में जाने से पहले या कहीं गार्डन में जाने से पहले अपने आप को अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको जूते पहनने हैं, लंबे पजामे या फुल पैंट्स पहनने हैं, फुल स्लीव्स वाले मतलब पूरी बाहों वाले शर्ट पहनने हैं और मिट्टी में काम करने से पहले या फिर खाद में काम करने से पहले ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। अपनी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं दोस्तों इसके इलाज पर। दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ब्लैक फंगस का इलाज इसी बात पर निर्भर करता है कि इलाज कितना जल्दी शुरू हुआ है। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों, सही समय रहते अगर आपने इसका इलाज स्टार्ट करा लिया तो एंटी फंगल दवाओं के इंजेक्शन से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, परंतु अगर ये फैल जाए तो रेडिकल सर्जरी ही एकमात्र विकल्प होता है। सामान्य भाषा में बताया जाए तो हड्डी के जिस जगह पर ये बीमारी फैली है उस जगह को हमें सर्जरी करके निकाल के अलग करना पड़ता है। दोस्तों, इस बीमारी का आंखों में फैलना, आंखों के पीछे से दिमाग में फैलना बहुत कॉमन होता है। इसीलिए अगर ये बीमारी आंखों में फैल जाए तो आंखों की रोशनी जा सकती है, आंखें तक निकलानी पड़ सकती हैं। इसीलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी और इस इन्फॉर्मेशन का आप लोग पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपके जो भी डाउट्स हों, आपके जो भी कमेंट्स हों, उन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक पहुँचाइए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।